हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंपॉर्टेंट दिसंबर में जो भी इवेंट्स हैपनिंग्स हुई हैं उनका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिटेल में जो भी इवेंट्स हुए हैं मैंने उनको इसमें एक्सप्लेन करूँगा, और पहले पार्ट 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूज़। पहली न्यूज़ है NSDC साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सऊदी अरेबिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल्ड लेबर्स फ्रॉम इंडिया। क्या है NSDC ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, जो इंडिया की जो लेबर्स है, जो स्किल्ड लेबर्स है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली इंडिया के सदर्न पार्ट से, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, स्टेट वगैरह हो गई, यहाँ से बहुत सी लोग जाते हैं काम करने के लिए एज अ लेबर। अच्छा, वहाँ पर काम करने वालों में दो फील्ड होती हैं, दो कैटेगरी होती है। मैं उनको पहले बता दूँ आपको। एक होता है वाइट कॉलर्ड होते हैं, एक होते हैं ब्लू कॉलर्ड जॉब वाले। ठीक है, वाइट कॉलर वाले जॉब वाले होते हैं, वाइट कॉलर्ड जॉब होती है, और एक होते हैं ब्लू कॉलर्ड जॉब के। कौन है ये लोग? वाइट कॉलर वाले जॉब के जो लोग होते हैं ना, वो बेसिकली इनकी जो जॉब, वहाँ पर इनका जॉब जो होता है वो एक डेस्क जॉब होता है। बेसिकली मतलब ऑफिस के अंदर का काम होता है, जैसे कि डेस्क जॉब वाला वर्क हो गया, या कंप्यूटर जॉब्स हो गई, या IT जॉब्स हो गई, या बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो इस कैटेगरी में, वाइट कॉलर की कैटेगरी में आते हैं। ब्लू कलर की कैटेगरी में लोग कौन आते हैं? ये बेसिकली कौन होते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, या टैक्सी ड्राइवर का हैं, या प्लम्बर का हैं, या वॉशरमैन भी कह सकते हैं, शेफ़ हैं, हाउस हेल्पर्स हैं। ये सब जो हैं ब्लू कलर की जॉब में आते हैं, की कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो NSDC ने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, NSDC है क्या चीज़? NSDC का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये फाउंडेड हुआ था 31 जुलाई को। इसकी बात कर लें अगर NSDC की अगर हम बात करें, ये आया था 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2008 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और जो है इसके जो NSD के जो CEO हैं उनको बता देते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये बताई गई है बात। वो हैं उवैद मनी तिवारी। उन्होंने इस न्यूज़ का अनाउंस किया था। ठीक है, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में और क्या क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया में कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में के जद्दा में, सऊदी अरेबिया के जद्दा एक जगह है, वहाँ पर इस समय जो होगा, वहाँ पर जो है वो 20th एडिशन हुआ है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। क्लब वर्ल्ड कप का जो है वो 20वां एडिशन हुआ है अभी जद्दा में, और ये 12 दिसंबर से लेकर जो है वो 22 दिसंबर तक हुआ था। और इसमें 7 टीम थी, 7 टीम्स क्लब थी, मतलब 7 क्लब थी, अलग अलग क्लब्स थे इसमें। और इसको जीता किसने है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, किसको हरा के? एक क्लब का नाम है फ्लूमिनेंस। ये क्लब का नाम है, इसको हराया है। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन था? इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था एक डेजर्ट कैट होती है, जिसका नाम दिया गया था हदाफ। ये हदाफ जो है वो एक डेजर्ट कैट है, यानी कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक तरह की बिल्ली है। इंडिया और सऊदी के बीच में अगर बात करें तो इंडिया और सऊदी के बीच में जो है एक एक्सरसाइज भी हुई थी, जिसका नाम था अल मोहिद अल हिंदी। और इसमें कौन से शिप्स गए थे? इसमें शिप्स गया था एक INS तरकश एंड INS सुभद्रा। ये दो शिप गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। INS यानी कि मैरिटाइम नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, ये अभी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एग्रीमेंट ऑफ 37 बिलियन जापानीज येन लोन फॉर फाइनेंसिंग दिल्ली मेरठ RRTS। यानी कि RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। इसके लिए 37 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया है। किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ये दिल्ली मेरठ जो है वो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है, एक रूट है 82 किलोमीटर का, यानी कि 82 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस होगी। जो दिल्ली से मेरठ का जो डिस्टेंस है 82 किलोमीटर का, ये उस पर एक ट्रेन चलेगी। उसके लिए जो है वो 37 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया गया है, और ये जो है वो 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जो रूट है ये 2025 में चालू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो फेज़ है, ये इसका तीसरा, ये जो रैपिड रेल कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करेगा दिल्ली गाज़ियाबाद और मेरठ को। दिल्ली गाज़ियाबाद और मेरठ को जो है वो ये कनेक्ट करेगा। और इसका जो नाम दिया, मतलब ये जो है ये रेल कॉरिडोर जो है वो 3 फेज़ में है, जिसका फेज़ 1 है रैपिड एक्स में। रैपिड एक्स जो है वो ये पूरे इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है, जिसमें 3 फेज़ में काम करेगा। और फेज़ 1 जिसका जो है वो अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है NCRTC, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो इसे मैनेज कर रहा है। अच्छा, जो मैंने अभी बताया आपको, ये रैपिड एक्स जो ये प्रोजेक्ट है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम दिया गया है नमो भारत। और इस नमो भारत के लिए जो कोचेज़ बनेंगे, ये कौन बनाएगा? ये एल्स्टॉम नाम की कंपनी बनाएगी। एल्स्टॉम जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, ये इसके कोचेज़ बनाएगी। कहाँ बनाएगी? सांवली में, सांवली जो कि गुजरात में है, वहाँ पे इसके कोच बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है।
नेक्स्ट है इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री इन 2023 एज पर द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39। इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री है 2023 में। ये रिपोर्ट निकल कर आई है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है। कहाँ किस तरह से माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट नाम की ब्रीफ जो है वो निकाली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्या कहती है, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये जो रिपोर्ट है वो नज़र रखती है कि जो डेवलपमेंट है, जो किस तरह से माइग्रेशन हो रहा है और रेमिटेंस हो रहा है ना, जो फ्लोज करेंसी का किस तरीके से, ये उस पर एक नज़र बना के रखता है। और ये नज़र जो होती है वो बना के रखते हैं। और क्या होता है इसमें, ये रिपोर्ट जो होती है वो ट्वाइस इन ईयर आती है, इन अ ईयर, यानी कि 2 साल में, सॉरी 1 साल में 2 बार ये रिपोर्ट निकलती है, नहीं हर 6 महीने में जो है रिपोर्ट ये निकल कर आती है। और एक अपडेट ये बना के रखती है, ये जो रेमिटेंस हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, उस पर एक नज़र बना के रखती है। इसमें कौन सा ने टॉप किया है? इंडिया ने टॉप किया है। कितना अमाउंट इंडिया ने अब तक रेमिट किया है? $125 बिलियन। $125 बिलियन इंडिया ने रिसीव किया है बाहर से। कहाँ से रिसीव किया है सबसे ज़्यादा, ये भी हम देखेंगे। जो टॉप स्कोरर है उसको हम देख लेते हैं। पहला इंडिया है, पहला इंडिया नंबर पे इंडिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद है चाइना, और चाइना के बाद है फिलीपींस। ये टॉप 4 हैं। इंडिया ने $125 बिलियन जो है वो रिसीव करा है रेमिटेंस के रूप में। मैक्सिको ने $67 बिलियन रिसीव करा, $67 बिलियन रिसीव करे हैं। चाइना ने $50 बिलियन रिसीव करे हैं। फिलीपींस ने $40 बिलियन रिसीव करे हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया को रेमिटेंस कहाँ से आया है? ये 2 कंट्री हैं, एक यूएसए है और दूसरी है सऊदी अरेबिया। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हुआ है। और 5th नंबर पे इजिप्ट भी है, इजिप्ट भी है, इसको रिसीव हुआ है $24 बिलियन। अच्छा, जिनको रेमिटेंस का मतलब नहीं मालूम, उनको रेमिटेंस का मैं मतलब बता देता हूँ कि जो इंडियंस बाहर अब्रॉड वर्क करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो वहाँ से इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो इंडिया को वो पैसा रिसीव होता है, उसी को कहा जाता है रेमिटेंस। ठीक है, जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं लोग, इंडियन पीपल, वो इंडिया में रुपीज़ भेजते हैं, उनको उस प्रोसेस को रेमिटेंस कहा जाता है कि वो पैसा रिसीव हो रहा है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा यूएसए में इंडियंस रह रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से पैसा भेजते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा पैसा यूएसए से और सऊदी अरेबिया से आता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हमारी लेबर फॉर्म में जो है, यानी कि जो कहा जाए ब्लू कलर की जो जॉब करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट है द फर्स्ट 32 टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 विल बी हेड इन यूएसए। 2025 का क्लब वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ध्यान से नाम सुनिएगा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 जो होगा वो यूएसए में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा। इसमें 32 टीमें होंगी। अभी सऊदी अरबिया के जद्दा में जो हुआ था उसमें 7 टीमें थी, इसमें 32 टीमें होंगी। 2025 में ये वर्ल्ड कप होगा। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड है। और फीफा जो है वो अंडर-20, फीफा का अंडर-20 वुमेंस वर्ल्ड कप जो होगा वो होस्ट होगा, वो पोलैंड में होगा। और इसी का फीफा का अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा चिले में। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो जो है वो, जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा जो फुटबॉल की बॉडी है उसके चेयरमैन हैं। और इसके अलावा जो चिले है, चिली जिसकी मैंने अभी बात करी, जहाँ पर अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप होगा, ये चिले जो है वो आपका सोलर आईएसए का, यानी कि इंडियन नेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर है, आईएसए का 95th मेंबर बना है। और 96th मेंबर कौन था? 96 मेंबर जो है वो है हंगरी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी खबर है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर विंटर एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक। क्या चीज़ है ये? इस बार किरण रिजिजू जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है अनाउंस किया है कि अब हम जो एक विंटर एक्सपेडिशन करेंगे आर्कटिक रीजन में। यानी आर्कटिक रीजन जो बेसिकली नॉर्थ पोल का एरिया है जहाँ पर पूरा बर्फ होता है, वहाँ पर विंटर एक्सपेडिशन होगा। क्या पर्पस होगा उनका पर्पस होगा कि वो कंडक्ट करेंगे जो यूनिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जो है वहाँ की जो पोलर नाइट्स हैं वहाँ पर कुछ अपने रिसर्च जिसको जो है वो कंडक्ट करेंगे। ये बेसिकली जो कंडक्ट होते हैं रिसर्च, ये हमारा एक रिसर्च बेस है, वहाँ पर रिसर्च बेस है जिसका नाम है हिमाद्री। वहाँ पर 2008 में ये सेटअप हुआ था और वहाँ पर हम जो है वो अपने रिसर्चेज जो है वो वहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। और ये वैसे बेसिकली जो है वो समर में होता था, ये इससे पहले जो था वो समर में अप्रैल टू अक्टूबर में कंडक्ट होते थे, लेकिन अब जो है वो नवंबर से लेके नवंबर टू मार्च इस टाइम पीरियड में ये विंटर एक्सपेडिशन में वहाँ पर रिसर्च होंगे हिमाद्री रिसर्च बेस में। जो ये हमारा रिसर्च स्टेशन है ना हिमाद्री, ये कहाँ पर है? ये हिमाद्री जो है वो स्वालबार्ड आइलैंड पर है। कहाँ पर है? स्वालबार्ड आइलैंड नियर अंडर नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे के पास में है। ये नॉर्वे के कंट्रोल में आता है स्वालबार्ड आइलैंड, वहाँ पर जो है वो ये हमारा रिसर्च बेस है हिमाद्री नाम का। इसी के साथ एक स्कीम और भी है इससे जुड़ी हुई, जो हमारी इसी रिसर्च से जुड़ी हुई आती है, जिसका नाम है पेसर। पेसर इसका फुल फॉर्म है पोलर साइंस
पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम। ये एक प्रोग्राम है जिसमें जो है वो हम अपने जो टीम्स होती हैं, जो भी इनकी टीम्स होती हैं, वो आर्कटिक रीजन में और एंटार्कटिक में वहाँ पर जाके अपने जो है वो रिसर्चेस कंडक्ट करती हैं। और ये जो स्कीम थी ये रन कराई गई थी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। और इसके साथ ही साथ जो है वो NCPOR नाम की भी एक संस्था है जो गोवा में है, इसने भी जो है ये भी रन करती है। NCPOR क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि अंडर काम करता है इसके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है, के अंडर ही काम करता है। अच्छा, आर्कटिक में तो हिमाद्री हमारा रिसर्च बेस है। एंटार्कटिक में कौन सा है? एंटार्कटिक में हमारे 3 रिसर्च स्टेशन हैं। 3 रिसर्च स्टेशन हैं, कौन कौन से हैं? एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है हमारा भारती। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और कि दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये हमारा सबमर्ज हो गया है, ये अब जो है वो बर्फ़ के अंदर धंस गया है। ये 1983 में सेटअप हुआ था, जब शुरुआत इसका स्टार्ट करा था। पहला ये हमारा जो था वो रिसर्च बेस था, क्योंकि अब जो है ये सबमर्ज हो गया है। तो अभी अगर प्रेजेंट में अगर यूज़ में बात करी जाए कि कहाँ मतलब अब कौन से स्टेशन जो यूज़ में हैं, तो वो एक मैत्री है और दूसरा भारती है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हरियाणा टीम वॉन दी विजय हजारे ट्रॉफी 23-24। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हरियाणा जीता है। किसे हराया है? इसने डिफीट किया है राजस्थान को इसने हराया है। और ये 31st एडिशन था, 31वां एडिशन था, 31st एडिशन। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? ये भी पूछा जा सकता है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ये था सुमित कुमार जो कि है हरियाणा से। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है राजकोट में, एक स्टेडियम है, क्या नाम है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था। तमिलनाडु ने जो है वो सबसे ज़्यादा बार जीता है। तमिलनाडु अब तक 5 बार इस टाइटल को अपने नाम कर चुका है। और पिछली बार किसने जीता था? पिछली बार सौराष्ट्र ने जीता था, यानी कि 30वां एडिशन जो है वो सौराष्ट्र ने अपने नाम किया था। इसके अलावा कुछ और क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन हमें उनके नाम याद नहीं आते। मैं उनके कुछ नाम आपको बता देता हूँ। एक नाम है रणजी ट्रॉफ़ी, एक है दिलीप ट्रॉफ़ी, एक है देवधर ट्रॉफ़ी। ये अक्सर कभी पूछा जाता है तो पता नहीं चलता। एक है ईरानियन कप, और एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। अच्छा, एक बात और इससे जुड़ी हुई कि विजय हजारे जो ट्रॉफ़ी है, इसका एक दूसरा नाम भी है। इसे कहा जाता है रणजी वनडे ट्रॉफ़ी। इसको इस रणजी ट्रॉफ़ी से कंफ्यूज मत करिएगा। ये रणजी ट्रॉफ़ी अलग है, रणजी वनडे ट्रॉफ़ी अलग है, जिसको विजय हजारे ट्रॉफ़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। नेक्स्ट है नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर। यानी कि जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों के लिए हम एक दिवस मनाते हैं, डे में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बेसिकली इंडिया में जो है वो 6 माइनॉरिटीज़ हैं। 6 माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज़। ये 6 माइनॉरिटीज़ हैं। इनके अधिकारों के लिए जो है हम डे सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। जो इनके मतलब जो बेसिकली कहा जाए कि जो डे सेलिब्रेट करते हैं प्रमोट करने के लिए टू राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड उनकी जो आज़ादी है, उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको भी ध्यान में रखा जाए कि उनका भी एक अधिकार है। इसलिए हम इस बात को प्रमोट करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को जो है वो 18 दिसंबर 1992 में अडॉप्ट करा था। एक डिक्लेरेशन पास हुआ था। डिक्लेरेशन ऑन इंडिविजुअल राइट्स बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, नेशनल और इथनिक जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर 1992 को जो है वो इस डे को जो है वो अडॉप्ट करा गया था। नेशनल माइनॉरिटीज़ का एक कमीशन भी है, यानी कि जो है इसमें अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि ये जो 6 माइनॉरिटीज़ जिनके मैंने आपको बताई हैं, इनको हमारा NCM एक्ट है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, उनके मुताबिक ये 6 माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर करी गई हैं। और इसी के NCM यानी नेशनल कमिटीज़ फॉर माइनॉरिटीज़ के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। माइनॉरिटीज़ के बारे में एक मैं चॉइस और जोड़ना चाहूँगा। माइनॉरिटीज़ में एक ख़ास कम्युनिटी के बारे में, सिक्स के बारे में। अभी जम्मू कश्मीर में जो है वो आनंद मैरिज एक्ट जो है वो लागू करा गया है। ये पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। आनंद मैरिज
एक्ट। माइनॉरिटीज़ की बात थी, ये सिख कम्युनिटी में आता है एक आनंद मैरिज एक्ट, ये अभी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ है, JNK में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी खबर है। नेक्स्ट है गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अनवील्ड बाय भूटान। भूटान ने जो है वो गलेफू स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट जो है वो अनवील किया है। क्या है गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ पर जो है वो एक रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है भूटान और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। एक रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? ये असम के कोकराझार से, ये असम के कोकराझार से, असम के कोकराझार, असम में जगह है कोकराझार से गलेफू जो कि भूटान में जगह है, यहाँ से एक रेलवे लाइन कनेक्ट करी जाएगी और वो रेलवे लाइन जो होगी वो 58 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा। ये एक रेलवे लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्ट करा जाएगा। अच्छा, ये गलेफू जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये लोकेटेड है भूटान असम बॉर्डर पर। भूटान असम बॉर्डर, कितना बड़ा बॉर्डर है ये है 1000 स्क्वायर, ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एक कंप्लीट बॉर्डर होगा, उस पर ये वहाँ पर लोकेटेड है। और ये पहला रेलवे प्रोजेक्ट है, ये पहला रेलवे प्रोजेक्ट है 58 किलोमीटर का। इसके अलावा एक और रेलवे प्रोजेक्ट है, रेलवे ट्रैक जो है वो 18 किलोमीटर की जो है वो बिछाई जा रही है। कहाँ पर बिछाई जा रही है? ये बिछाई जा रही है सैम से, भूटान में जगह है, वहाँ से ये जाएगी कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के एक जगह है बनरघाट में, वहाँ पर एक 18 किलोमीटर की एक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है इंडिया को और भूटान को कनेक्ट करने के लिए। ये दूसरा है। इसके अलावा भूटान के बारे में देख लेते हैं कि भूटान का नाम जो है वो ड्रक युल भी है। भूटान का नाम जो है वो ड्रक युल भी है, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है भूटान को। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है वो पार्ट है किसका? ये प्रोजेक्ट पार्ट है सरपंग डिस्ट्रिक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ये पार्ट है। इसके अलावा अभी भूटान के जो किंग हैं, भूटान के किंग का नाम क्या है? भूटान के किंग का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। याद रख लीजिए, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक, ये अभी इंडिया आए थे रिसेंटली, इंडिया में उन्होंने अपनी विजिट करी थी और इनका जो प्लेन था वो लैंड कहाँ पर हुआ था? इनका लैंड आसाम में जगह है, आसाम के गुवाहाटी में एक जगह है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट, वहाँ पर ये अभी आए थे और वहाँ पर इनका प्लेन जो है वो लैंड किया था। तो ये इंडिया में इनकी विजिट थी और वहीं पर ये डिस्कशन हुआ था कि गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो भूटान स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ कौन सी है। जिंक फुटबॉल अकेडमी हैज़ रिसीव्ड एलीट 3 स्टार रेटिंग बाय AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो है वो जिंक फुटबॉल अकेडमी को एलीट 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। जिंक फुटबॉल अकेडमी क्या है? जिंक फुटबॉल अकेडमी जो है वो एक CSR इनिशिएटिव है। CSR इनिशिएटिव इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है। किसकी? हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक की। और हिंदुस्तान जिंक जो है वो एक सब्सिडरी है किसकी? वेदांता ग्रुप की। वेदांता ग्रुप की, जिसके चेयरमैन जो हैं, जिसके ओनर जो हैं वो हैं अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल इसके चेयरमैन हैं। और हिंदुस्तान जिंक के जो CEO हैं, इसके जो CEO हैं उनका नाम है अरुण मिश्रा इनका नाम है। हिंदुस्तान जिंक जो है वो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ की? जिंक की, लेड की, सिल्वर, कैडमियम। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। और ये इंडिया के अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट है, इंडिया के अलावा नहीं, सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड में। अच्छा, ये जो फुटबॉल एकेडमी है ZFA जिंक फुटबॉल एकेडमी, ये कहाँ पर है? ये है जवाल में। जवाल यानी कि जो कि भलारिया राजस्थान में है, भलारिया राजस्थान में है। ये एक फुटबॉल एकेडमी है जिसने जो है वो 3 स्टार रेटिंग जो है वो अचीव करी है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है वो जो खदान मंत्रालय ने लॉन्च करा है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। क्या चीज़ है ये? एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो जो कोल माइंस हैं उनको लोकेट किया जाएगा, उनकी जियो टैगिंग करी जाएगी, या कहा जाए कि आसपास जितने भी अगर कोई भी नियरेस्ट माइंस हैं तो उसका एरिया जो है वहाँ उसको जो है वो लोकेट करा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या चीज़ है? ये प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली एक्सेस करेगा, शेयर करेगा और डेटा को जो है एनालाइज भी करेगा, जो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है उसको। इसमें सारी जो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन होगी कि माइंस कहाँ पर हैं, उनकी क्या लोकेशन है, ये सब हमें इस पोर्टल के थ्रू जो है वो पता चल जाएगा। इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च किसने किया है? ये पोर्टल जो था वो लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय प्रहलाद जोशी ने जो है वो इसे लॉन्च किया है, जो कि मंत्री हैं
माइंस मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ये जो है पोर्टल यानी कि नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी यानी NGDR जो है, ये इनिशिएटिव है किसका, GSI का। GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ये काम करता है। NGDR पोर्टल जो है इसके साथ ही साथ जो है वो ये एक इनिशिएट साथ में जुड़ा हुआ है। इसके साथ कौन, एक बाइसेक जुड़ा हुआ है, बाइसेक BISAG, बाइसेक से जुड़ा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये इसकी फुल फॉर्म है बाइसेक की, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये लोकेटेड है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा गोवा दमन एंड दीव लिबरेशन डे ऑब्जर्व हुआ है 19 दिसंबर को। यानी कि गोवा दमन दीव जो है वो 19 दिसंबर को अपना लिबरेशन डे मनाता है। किस तरह से, ये इसका 62nd ये इसकी 62वीं एनिवर्सरी है। इस दिन 19 दिसंबर को जो था बेसिकली क्या हुआ था, गुजरात, दमन और दीव ये दोनों जो थे पुर्तगाल से फ्री हुए थे। इनका पहले पुर्तगाल का इन जगहों पर गोवा दमन दीव पर जो था वो पुर्तगाल का कब्जा था, वहाँ पर पुर्तगाल का रूल था। तो 19 दिसंबर को 1961 को जो था और एक ऑपरेशन लॉन्च करा था। ऑपरेशन क्या नाम था, ऑपरेशन का नाम था विजय। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इसे लॉन्च किया था। 19 दिसंबर 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था गोवा दमन दीव को जो है पुर्तगाल के राज्य से आज़ाद करने के लिए। और उसके बाद ये गोवा दमन दीव ने जो है वो अपना लिबरेशन डे जो है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट करा, यानी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अच्छा, बात करें कि 1987 जब ये गोवा दमन दीव जो थे वो आज़ाद हो गए तो ये यूटी डिक्लेयर कर दिए गए थे, यूनियन टेरिटरीज। लेकिन 1987 के बाद गोवा जो है वो कंटिन्यू रहा 1987 तक गोवा जो था वो यूनियन टेरिटरी के तौर पर ही रहा। लेकिन उसके बाद जो है ये 30 मई 1987 के बाद से जो है ये इंडिया का 25वां स्टेट बन गया और दमन दीव आज भी जो है वो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो अगर पूछें कि गोवा अपना स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करता है तो 30 मई 1987 यानी 30 मई को जो है वो गोवा स्टेटहुड डे मनाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कौन सी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 200 मिलियन लोन टू इंप्रूव पावर सप्लाई इन उत्तराखंड में जो पावर सप्लाई को लेकर जो दिक्कतें हो रही हैं उसको हल करने के लिए जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो 200 मिलियन डॉलर का जो है वो लोन अप्रूव करा है उत्तराखंड के लिए, जिससे कि वहाँ पर 24/7 जो है वो लाइट की अवेलेबिलिटी या पावर की जो है वो अवेलेबिलिटी रहे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है टू यूज़ क्लीन एनर्जी, दे वांट टू मतलब ये क्लीन एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं और इसके लिए जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। 200 मिलियन डॉलर का यहाँ पर लोन दिया गया है। 200 मिलियन डॉलर का यानी कि इसका अभी इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो एनालाइज़ करें तो ये करीब 1700 करोड़ रुपये बैठती है। 1700 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसका प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट है। बात करें अगर ADB के बारे में तो ADB ने और किस को लोन दिया है, ADB ने जो है वो अभी 400 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को दिया है कि जो है ये हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो अर्बन गवर्नेंस है इंडिया में उसको इंप्रूव करने के लिए 400 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ADB ने। इसके अलावा एक 500 मिलियन डॉलर का लोन भी दिया है, वो किस दिया है, ये महाराष्ट्र को दिया है। किस लिए, महाराष्ट्र में जो हेल्थ केयर और जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए 500 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। 170 मिलियन डॉलर का लोन दिया है किसे, कोची को दिया है। किस लिए दिया है, मॉडर्नाइजिंग करने के लिए जो वाटर सर्विसेज हैं, वाटर सप्लाई की जो सर्विसेज हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए 170 मिलियन डॉलर का जो है वो लोन दिया है कोची को। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या क्या हुआ है, उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड में अभी जो है वो रोज़गार प्रयाग पोर्टल लॉन्च करा गया है। रोज़गार प्रयाग पोर्टल, ये क्या पोर्टल है, ये बेसिकली एक जॉब वेबसाइट है जहाँ पर जॉब पोस्ट करी जाएंगी, जिससे कि जो वहाँ के युवा हैं वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें आसानी से, जो है वो उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का यहाँ पे पता चलेगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी जो है वो सरकार ने लॉन्च करी है इसी सिलसिले की, आसानी से जो है वो यूथ जो है वो गवर्नमेंट स्कीम को जो है वो एक्सेस कर सकें। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट समिट भी हुई है, इन्वेस्टमेंट समिट भी यहाँ पर हैपन हुई है। कहाँ पर, देहरादून में, जो कि कैपिटल है उत्तराखंड की, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट हुई है। क्यों, उसको जो है वो कहा गया है डेस्टिनेशन उत्तराखंड, समिट का नाम दिया गया है डेस्टिनेशन उत्तराखंड। डेस्टिनेशन उत्तराखंड क्या चीज़ है, इसके तहत मतलब बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो इस इन्वेस्टमेंट समिट को जो है वो स्टार्ट करा गया है। उत्तराखंड ने जो है वो एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है हाउस ऑफ हिमालयाज़। हाउस ऑफ हिमालयाज़ यानी कि इसके तहत, इसके अंडर में जो प्रोडक्ट होंगे वो इसी की ब्रांड के तहत जो है वो सेल आउट हो करेंगे, यानी मार्केट में जो भी वहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल आउट होंगे वो हाउस ऑफ हिमालयाज़ के ब्रांड के टैगलाइन के अंडर ही जो है वो सेल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की जो 3 नागा बटालियन है, 3 नागा जो बटालियन है
उसको प्रेसिडेंट कलर्स से जो है वो अभी अवार्ड मिला था, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला था। उत्तराखंड में एक जमरानी डैम है, जमरानी डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो गुला नदी पर बन रहा है। इससे इरिगेशन की जो समस्या थी नैनीताल और उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में और रामपुर में जो बरेली डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, उसको फ़ायदा पहुंचेगा। इन 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। तो उत्तराखंड में जमरानी डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ दिसंबर की हैपनिंग्स, थोड़ा डिटेल में मैंने ये कवर किया है और मुझे उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री लगी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस रहा, उसके लिए सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर का या फिर हैपनिंग्स दिसंबर की हैपनिंग्स का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं और जल्दी में फिर दोबारा दिसंबर में कुछ और इवेंट्स जो हुए होंगे, हैपनिंग्स जो हुई होंगी, उनका एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा।